कहानी शुरू होती है 15 जनवरी की ठंडी रात से मुंबई के बांद्रा, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रहते हैं। वहीं पर सैफ अली खान और करीना कपूर खान का आलीशान घर है, जिसे सदगुरु शरण अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इस अपार्टमेंट की लोकेशन इतनी खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहरुख खान का मशहूर घर मन्नत और लगभग 2.5 किलोमीटर पर सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है। सैफ और करीना जब अपने दूसरे बेटे जहांगीर अली खान के जन्मदिन के बाद यहाँ शिफ्ट हुए, ये घर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अपार्टमेंट की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 11 परिवार रहते हैं और सभी घर डुप्लेक्स है। सैफ और करीना ने यहाँ 2 डुप्लेक्स खरीदे थे, मतलब उनके पास 4 फ्लोर है। टॉप फ्लोर पर सैफ, करीना और उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर और 4 स्टाफ रहते हैं। नीचे के फ्लोर पर सैफ के पहले बेटे इब्राहिम अली खान रहते हैं, जो अमृता सिंह से है। उस रात करीना कपूर को अपनी बहन करिश्मा कपूर और दोस्तों रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी में जाना था। पार्टी देर रात तक चलने वाली थी, तो करीना ने तय किया कि वह उसी रात करिश्मा के घर रुक जाएगी। घर में उस रात सैफ, तैमूर, जहांगीर और 3 स्टाफ भी थे, इस्मा, गीता और जून। करीना की गैर मौजूदगी में सैफ ने बच्चों का देखभाल का जिम्मा संभाला। रात करीब 11 बजे सबने डिनर किया और फिर दोनों बच्चों को सुला दिया गया। सैफ भी अपने कमरे में चले गए। इस्मा, जो जहांगीर की देखभाल करती है, 11वें फ्लोर पर थी और गीता और जून भी। रात के करीब 2 बजे इस्मा की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे बगल वाले बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही हो। खटपट की आवाज। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि शायद करीना रात में जहांगीर को देखने आई होगी, जैसा कि वो अक्सर करती थी। लेकिन फिर याद आया कि करीना तो घर में थी ही नहीं। आवाजें धीरे धीरे और तेज होने लगी। इस्मा के मन में शक हुआ। हिम्मत जुटाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर हल्की सी रोशनी थी। जैसे ही इस्मा ने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा और खोला, उसे अंदर एक परछाई दिखी। एक आदमी खड़ा था, लंबा काले कपड़ों में और सिर पर टोपी थी। उसके हाथ में चमकती हुई चीज थी। जब इस्मा ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हैक्सॉ ब्लेड था, एक तेज और घातक औजार जिससे आमतौर पर लकड़ी और हल्के मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि इस्मा कुछ समझ पाती, वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला। उसका रुख सीधा जहांगीर के कमरे की तरफ था। इस्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, ए, तुम कौन हो और तुम घर के अंदर कैसे घुस गए? उसे लगा कि कहीं ये आदमी जहांगीर को नुकसान ना पहुंचा दे। इस्मा ने अपनी हिम्मत बांधी और उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई। इस्मा ने डर से कांपते हुए पूछा, तुम्हें चाहिए क्या? तुम अंदर कैसे घुस आए? आदमी ने एक ठंडी सी आवाज में जवाब दिया, आवाज मत करना, मैं सिर्फ पैसे चाहता हूँ। इस्मा ने पूछा, कितने पैसे चाहिए तुमको? आदमी ने कहा, 1 करोड़ दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वो फिर से जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इस्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। उस आदमी ने गुस्से में उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस्मा ने अपने बचाव में अपना दाएं हाथ ऊपर किया और उस वार से उसके दाएं हाथ पर एक कट लग गया। उसके बाद वो चीख पड़ी। इस्मा की चीख सुनकर उसी फ्लोर पर मौजूद 2 और स्टाफ, गीता और जून, अपने कमरे से बाहर दौड़ी। तीनों ने मिलकर उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उनके बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई और इससे उस घर में चीख चिल्लाहट शुरू हो गई, जिससे इस बीच उसकी हरकतों से ऊपर के फ्लोर पर सैफ अली खान की नींद खुल गई। सैफ दौड़कर नीचे आए और उन्होंने देखा कि उनके 3 स्टाफ एक अजनबी से भिड़ रहे हैं। उस आदमी के हाथ में अब 2 हथियार आ चुके थे, हेक्सा ब्लेड और एक छोटा सा चाकू। जैसे ही सैफ ने कदम आगे बढ़ाया, वो आदमी एक हट्टे कट्टे लंबे इंसान जैसे कि सैफ असल में थे, उनको अपनी तरफ आते देखा तो घबरा गया और अग्रेसिवली उसने सैफ पर हमला करना शुरू कर दिया। वो सैफ पर एक के बाद एक हमला करता रहा। सैफ अपनी पूरी ताकत से उसको काबू करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन वो घातक हमला करता रहा। सैफ उस वक्त पर बिल्कुल निहत्थे थे। उसकी हर एक वार से सैफ के शरीर पर चोटें आ रही थी। गर्दन, पीठ और कलाई पर गहरे घाव हो चुके थे। तीनों स्टाफ ने अपनी हिम्मत जुटाई और हमलावर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उन्होंने सैफ को पकड़ा और सब लोग कमरे के बाहर निकल गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि हमलावर अंदर फंसा रहे। पर कुछ ऐसा हुआ कि बाद में जब सबने दरवाजा खोला तो देखा कि वो आदमी वहां था ही नहीं। खिड़की खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसी खिड़की से भाग गया। सैफ की हालत गंभीर थी। उनकी पीठ से खून बह रहा था। गर्दन का घाव और कलाई का कट भी गहरा था। स्टाफ ने तुरंत इब्राहिम अली खान को फोन किया जो उसी बिल्डिंग के नीचे रहता था। इब्राहिम ने जैसे ही अपने पिता की ये हालत देखी तुरंत उसने अस्पताल जाने की सोची, लेकिन गाड़ी चलाने वाला कोई भी नहीं था। वक्त की नाजुकता को देखते हुए उन्होंने एक ऑटो रिक्शा को रोका। ऑटो वाले ने सैफ को पहचानते ही तुरंत मदद की और सैफ को ऑटो में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल ले गया। लीलावती अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने सैफ की जांच की। जो घाव मामूली लग रहे थे वो असल में गहरे थे। पीठ पर रीढ़ की हड्डी के पास चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था। लीलावती अस्पताल में सैफ की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश झोंक दी थी। सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने सैफ के पीठ से एक बड़ा और तेज चाकू का टुकड़ा निकाला। वो टुकड़ा इतना घातक था कि अगर थोड़ी भी चूक हो जाती तो वो उनकी स्पाइनल कॉर्ड को छू सकता था, जिससे वो हमेशा के लिए लकवाग्रस्त भी हो सकते थे। गर्दन पर हुआ घाव भी बेहद करीब था। अगर वो थोड़ा और गहरा होता तो जानलेवा भी साबित हो सकता था। डॉक्टर्स ने बताया सैफ अली खान की किस्मत अच्छी थी। चोटें गंभीर थी लेकिन समय पर इलाज हो गया। सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के बाद सैफ को आईसीयू के बाहर ले जाकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि पूरी तरह ठीक होने में उन्हें अभी भी 1 हफ्ता लगने वाला था। पर अब सवाल ये था कि असल में वो हमलावर था कौन और उसने ऐसा क्यों किया। घर के अंदर वो कैसे घुसा और फिर बिना पकड़े कैसे गायब हो गया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक खुली हुई खिड़की थी और ये देखकर वो समझ गए कि खिड़की के रास्ते वो चोर भाग गया था। लेकिन सवाल ये है कि वो आदमी घर में घुसा कैसे, उसकी असली मंशा क्या थी, चोरी या कुछ और। सैफ अली खान की जान बच गई लेकिन ये सवाल अब भी जवाब मांग रहा था। उसके पास चाकू जैसा हथियार भी था जो कि सिर्फ चोरी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते। क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? सैफ अली खान और उसका परिवार एक हाई प्रोफाइल टारगेट हो सकता था जब पुलिस इस घटना की तहकीकात कर रही थी। लेकिन इस हमले ने सैफ अली खान के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह की घटना ने सबको हैरान कर दिया था। मुंबई के सदगुरु शरण अपार्टमेंट जैसा हाई प्रोफाइल बिल्डिंग होने के बावजूद सुरक्षा में इतनी सारी कमियां दिखाई दे रही थी। मेन गेट पर 2 गार्ड तो थे लेकिन बैक गेट जो असल में फायर एग्जिट गेट था। फायर एग्जिट गेट आमतौर पर हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स में होती ही है, पर इस गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। अपार्टमेंट के बाहर और सैफ अली खान के घर के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अगर घर के अंदर भी कैमरे होते तो पूरी घटना रिकॉर्ड हो सकती थी। यही बात बड़ी हैरानी वाली थी कि इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग जहां इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन रह रहे हो, वहां की सिक्योरिटी में इतनी कमी कैसे? इसकी वजह तो ये हो सकती है कि कई बड़े सितारे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाते, क्योंकि अगर कैमरे की फुटेज लीक हो जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ सार्वजनिक हो सकती है। उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ अलग ही होती है। ड्रग्स पार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आना जाना और अन्य निजी गतिविधियों के तस्वीरें कहीं बाहर ना आ जाए, इसी प्राइवेसी कंसर्न के चलते वो ऐसा करते हैं। वो जानबूझकर कैमरों से थोड़ा बचते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस अपार्टमेंट में कोई भी फ्लैट का मालिक अपने फ्लैट पर जाने के लिए कभी भी सीढ़ियों का यूज नहीं करता था।
क्योंकि कोई सीढ़ियां थी ही नहीं। बिल्डिंग के फ्रंट गेट पर लिफ्ट लगा हुआ था और वो लिफ्ट सीधा उनके घर पर जाकर खुलती थी। तो फ्रंट गेट पर तो सीढ़ियों जैसा कोई सीन नहीं था, पर बिल्डिंग के पीछे जो गेट थी, फायर एग्जिट, उसमें सीढ़ियां थी और उनको कोई अपार्टमेंट का मालिक कभी भी इस्तेमाल नहीं करता था और चोर ने इसी बात का फायदा उठाया। पर अच्छी बात ये थी कि उन सीढ़ियों पे एक कैमरा लगा हुआ था और उसी एक कैमरे में वो चोर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए रिकॉर्ड हो गया। समय था देर रात के 1:37 का। सीसीटीवी पर चोर सीढ़ियों से सैफ अली खान के घर की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा पिट्ठू बैग लटका हुआ था। चेहरा ऑरेंज मफलर से कपड़े से ढका हुआ था। साफ पता चल रहा था कि उसके कपड़े गंदे हैं और उसके हाथ और पैर में मिट्टी लगी हुई है। उसने जूते नहीं पहने हुए थे। ऐसा अक्सर सातिर चोर करते हैं ताकि जिससे वो बिना कदमों की आवाज किए अपने काम को कर सके। और दूसरी बार जब वो दिखा, समय था 2:33, लगभग 55 मिनट के बाद। जाहिर सी बात है ये तब का समय है जब वो सैफ पर हमला कर चुका था। वही चोर सीढ़ियों से वापस नीचे की तरफ जा रहा था, पर इस बार 3 बड़े बदलाव नजर आ रहे थे। चेहरा अब खुला हुआ था और मफलर उसके गले में लटका हुआ था। पिट्ठू बैग पहले की तुलना में काफी हल्का लग रहा था। अब उसके पैरों में भी जूते आ गए थे। चोर ने नंगे पांव घर में घुसने का फैसला किया ताकि वो कोई आहट न करे। रात में हल्की सी भी आवाज दूर तक सुनाई देती है और वो किसी भी तरह का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। पर जब वो नीचे उतरा, उसके पैरों में जूते थे, पर उसके पास वो जूते आए कहां से? क्या ये जूते उसने सैफ अली खान के घर से चुराए? ये संभावना थोड़ी कम है क्योंकि वो भागने की जल्दी में था। आप यदि ध्यान से देखें तो जो बैग ऊपर जाते वक्त भरा हुआ था, वापस आते हुए हल्का हो गया था। संभावना ये हो सकती है कि उसने घर में चोरी करने के बाद बैग से अपने जूते निकाले और उसी को वापस से पहन लिया। बैग हल्का होने का मतलब ये भी था कि उसने घर से कुछ सामान नहीं निकाला, या तो ये भी हो सकता है कि उसने घर से कोई छोटी पर कोई कीमती चीज चुराई हो। उसके कपड़े गंदे देखकर ये समझ में आ रहा था कि वो कहीं जरूर मिट्टी में लौट कर या कोई दीवार फांद कर आया हो सकता है। और पुलिस की जांच में भी पता चला कि वो पीछे की दीवार को फांद कर अपार्टमेंट में आया था। दीवार पर कटीले तार लगे थे लेकिन वो मुड़े हुए थे। दीवार फांदने के बाद वो फायर एग्जिट के सीढ़ियों से ऊपर गया, जिस सीढ़ी का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता था और ये ज्यादातर समय सुनसान ही रहती थी। शायद उसने पूरे अपार्टमेंट का मैप पहले से पता कर रखा था। उसके पास मास्टर की थी जिससे उसने दरवाजा खोला। पेशावर चोर अक्सर मास्टर की का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके लिए कोई भी ताला खोलना बहुत ही आसान हो जाता है। मुंबई पुलिस 2 संभावनाओं पर विचार कर रही थी। हो सकता है चोर को किसी ने अपार्टमेंट का डिजाइन और कमजोरियों की जानकारी दी हो। ये जानकारी उसे किसी कर्मचारी, गार्ड या वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति से मिली हो सकती है। हो सकता है कि चोर ने पहले इस घर में काम किया हो, उसने अपार्टमेंट की नक्शेबाजी कर रखी हो और सटीक जानकारी हासिल की हो। मुंबई पुलिस ने शहर भर में चोरों को पकड़ने के लिए टीम बनाई। मुंबई के सभी सक्रिय चोरों और गैंग से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस को लग रहा था कि चोर ने जरूर मुंबई अभी नहीं छोड़ा होगा। मुंबई पुलिस इस केस को गंभीरता से ले रही थी, लेकिन तब तक सैफ अली का परिवार और अपार्टमेंट के अन्य निवासी डरे हुए थे। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि एक संदिग्ध के हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम शाहिद था, उसको पूछताछ के लिए उठाया गया। पीठ पर पिट्ठू बैग, नंगे पांव चोरी करना, चोरी का तरीका जो हाई प्रोफाइल घरों में पहले इस्तेमाल हुआ, शाहिद के पिछले मामलों से मेल खाता था। सुबह से पूछताछ जारी रही, लेकिन दोपहर तक पुलिस ने यह साफ कर दिया कि अभी तक शाहिद को अरेस्ट नहीं किया गया है। पुलिस का मानना है कि शाहिद इस केस में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। ये भी मुमकिन हो सकता है कि चोर अब भी मुंबई में छिपा हुआ हो, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पुलिस ने इस केस के मकसद पर कई एंगल से जांच करना शुरू किया, जिन एंगल से मीडिया और पब्लिक देखने की कोशिश कर रही थी। 1998 का चिंकारा केस, इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे और नीलम का नाम भी था। हालांकि बाद में सैफ और बाकी कलाकारों के नाम एफआईआर से हटा दिए गए थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने
हाल ही में सलमान खान को धमकी दी थी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि सैफ अली खान को भी निशाना बनाकर बिश्नोई गैंग नाराजगी जाहिर कर रही हो। पर क्या ये सिर्फ चोरी थी या फिर सैफ अली खान और उसके परिवार को डराने की कोशिश? अगर चोरी ही मकसद था तो क्या चोर को सैफ के घर के बारे में अंदरूनी जानकारी दी गई थी? पुलिस पूछताछ के बाद ये जान गई थी कि शाहिद का तो इसमें शामिल होना कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और असली अपराधी की खोज अब भी जारी रखे हुए थी। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी एक यूनिट को केस सौंपा। अब इस यूनिट में 100 लोगों की टीम थी जो पूरी तरह से इस चोर को पकड़ने में जुट गई। आपको पता है कि कैसे ये चोर सैफ अली खान के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इसे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक किया। सुबह 8:36 पर ये दादर की ट्रेन पकड़ता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। पुलिस ने बांद्रा से लेकर दादर तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए। खोजबीन में इत्तेफाक से एक और फुटेज मिला 1 जनवरी का। इस फुटेज में वही चोर बांद्रा स्टेशन से बाहर नजर आ रहा था। इसके बाद 9 जनवरी को एक और फुटेज मिला जिसमें वो चोर अंधेरी के पास एक बाइक पर दिखा। पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसका चेहरा 100% मैच हो गया और बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मालिक का पता लगाया गया, लेकिन बाइक का मालिक चोर तक पहुंचने में सिर्फ पहला कदम था। अब पुलिस की 35 टीमें इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने में जुट गई थी। चोर को हर जगह सीसीटीवी में देखा जा रहा था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। दादर के पास एक शॉप में चोर को एक मोबाइल कवर खरीदते हुए देखा गया। पुलिस को लगा कि अगर उसने डिजिटल पेमेंट किया होगा तो नंबर ट्रैक हो जाएगा, लेकिन यहाँ उनको एक और झटका लगा। जब शॉप मालिक ने सीसीटीवी फुटेज और टाइमिंग देखी तो पता चला कि चोर ने कैश में पेमेंट किया था। पुलिस खाली हाथ रह गई। पुलिस की दूसरी टीम ने चोर को बरेली में एक कैमरे में ट्रैक किया। वो सेंचुरी मिल के पास नजर आया था। चलते चलते वो एक सड़क के किनारे पराठे की दुकान पर रुका था। पराठा और पानी खरीदने के बाद वह फिर गायब हो गया था। पुलिस ने तुरंत उस दुकान के मालिक नवीन इक्का से संपर्क किया, लेकिन नवीन दुकान में नहीं मिला। पुलिस ने उसके घर का पता निकाला, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। काफी तलाश के बाद आखिरकार पुलिस की नवीन इक्का से मुलाकात हुई। नवीन को सीसीटीवी फुटेज और चोर की तस्वीर दिखाई गई। उसने बताया, हाँ साहब, ये आदमी आया था, उसने पराठा और पानी की बोतल खरीदी थी। पुलिस ने पूछा, पैसे कैसे दिए? नवीन ने कहा, शायद उसने गूगल पे किया था। बस यहीं पुलिस के कान खड़े हो गए। अब इस पेमेंट से पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला। ये नंबर एक बांग्लादेशी इंसान का था, लेकिन पुलिस ने सीधा कॉल करने का रिस्क नहीं लिया क्योंकि इससे चोर अलर्ट हो सकता था। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन दिखी थाने के हीरानंदानी इलाके की। मुंबई और थाने की टीम तुरंत एक्टिव हो गई। शनिवार के रात का वक्त था। पुलिस जैसे ही लोकेशन के पास पहुंची, मोबाइल नंबर बंद हो गया। अब चोर का मोबाइल ऑफ और लोकेशन अंधेरे में खो गई। पुलिस ने आसपास के सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। सादी वर्दी पहनकर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी थाने के बस्तियों और लेबर कैंपों में फैल गए। रात के करीब 10 बज चुके थे और अब तक कोई खास सुराग नहीं मिला था। तभी पता चला कि पास में एक और लेबर कैंप है जहां पर कई रजिस्टर्ड मजदूर रहते हैं। पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारा। लेबर कैंप में पुलिस ने एक एक आदमी को देखा। सोते हुए लोगों के चेहरों पर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस को लगा कि चोर शायद भाग चुका है। तभी फर्श पर सोते हुए एक शख्स पर पुलिस की नजर पड़ी। उसके चेहरे पर टॉर्च मारी गई। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, चोर की नींद खुली। उसने देखा कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है। बिना एक शब्द बोले वो बिजली की तेजी से उठकर भाग पड़ा। पुलिस थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। चोर ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, शहजाद शरीफुल, लेकिन भारत में वो खुद को विजय दास कहता था। पुलिस ने उसे गाड़ी में बैठाया और वापस बांद्रा ले गई और रास्ते में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा वह अनजाने में सैफ अली खान के घर में घुस गया था। उसे ये नहीं पता था कि यह किसी बड़े स्टार का घर है।
उसे सिर्फ पैसों की जरूरत थी ताकि वो बांग्लादेश भाग सके और पैसे की ही कमी के चलते वो थाने के लेबर कैंप में छुपा हुआ था। इस केस को सुलझाने में मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा हाथ रहा। उनके नेटवर्क और मुखबिरों की फौज ने इस केस में एक अहम भूमिका निभाई। ये भी सच है कि आज के समय में पुराने जमाने के मुखबिरों की तादाद कम हो गई, लेकिन जो पुलिस अफसर अपने मुखबिरों का ख्याल रखते हैं वो अक्सर बड़े केस सुलझा देते हैं। गूगल पे की ट्रांजैक्शन डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की फुर्ती ने इस केस को सुलझा दिया था। हालांकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए इसमें पुलिस की खास फुर्ती दिखाई दी। पर अगर पुलिस हर केस में इसी तरह से मेहनत करे तो शायद ही कोई अपराधी बच पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।